नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। विंग्स क्लासेस से फिर से आपका एक बार स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि विंग्स क्लासेस ने एनसीईआरटी की सीरीज को स्टार्ट कर लिया है और लगातार हम लोग क्या कर रहे हैं कि टॉपिक्स को, यानी कि हम लोगों ने टॉपिक्स को डिवाइड करके जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसको हम लगातार आप लोगों के पास पहुंचा रहे हैं। हम लोगों ने इकोनॉमिक्स के डेवलपमेंट चैप्टर को हम लोगों ने देख लिया था, तो आज हम सिविक्स का पहला चैप्टर पावर शेयरिंग के बारे में जानेंगे। क्या होता है हमारा पावर शेयरिंग और क्यों हमारे लिए पावर शेयरिंग इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे दो नेशंस हैं जो पावर शेयरिंग का एक अच्छा एग्जाम्पल और एक खराब एग्जाम्पल है, जहाँ पे पावर शेयरिंग का कॉन्सेप्ट हमें देखने को मिलता है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं पावर शेयरिंग का जो कंसेप्ट हमें कहाँ दिखता है। बेल्जियम में। कहाँ दिखेगा हमें? बेल्जियम में। बेल्जियम कहाँ पड़ता है? बेल्जियम एक नेशन है, कि एक कंट्री है यहाँ पे, जो कहाँ दिखेगा आपको? यूरोप में दिखेगा। कहाँ दिखेगा? यूरोप में। ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बेल्जियम जो है किस कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है, तो याद रखिएगा कहाँ पे है? यूरोप में है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या ऐसा कंडीशंस आपको दिख रहा है कि पावर शेयरिंग के कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले देखो, बेल्जियम की हम बात करें तो बेल्जियम की राजधानी क्या है? ब्रुसेल्स। बेल्जियम की राजधानी क्या है? ब्रुसेल्स। बेल्जियम की राजधानी क्या है? ब्रुसेल्स। ठीक है। अब बेल्जियम में क्या है ना कि यहाँ पे दो रीजन है, एक वोलेनिया रीजन और दूसरा फ्लैमिश रीजन। कौन कौन से रीजन है? एक है वोलेनिया रीजन और दूसरा है फ्लैमिश रीजन। जब हम वोलेनिया रीजन्स की बात करते हैं तो यहाँ पर 40% लोग कौन सा लैंग्वेज यूज करते हैं? फ्रेंच लैंग्वेज। तो याद रखिएगा, जब हम वोलेनिया रीजन्स की बात करते हैं तो यहाँ पे 40% लोग कौन सा लैंग्वेज यूज करते हैं? फ्रेंच लैंग्वेज। लेकिन जैसे ही हम फ्लैमिश रीजन्स की बात करते हैं तो यहाँ पे अधिकांश लोग कौन सा लैंग्वेज बोलते हैं? यहाँ पे जो लोग हैं वो डच लैंग्वेज का यूज करते हैं। क्लियर? डच लैंग्वेज का यूज हुआ करते हैं। तो पहले आपने क्या देखा कि बेल्जियम एक नेशन है और इसका कैपिटल क्या है? ब्रुसेल्स। ठीक है। फिर हमने क्या देखा कि ये जो बेल्जियम है ये दो पार्ट में डिवाइड है, एक वोलेनिया रीजन और दूसरा फ्लैमिश रीजन। जब हम वोलेनिया रीजन्स की बात किए थे तो हमने देखा 40% यहाँ पे फ्रेंच लैंग्वेजेस है एंड 59% यहाँ पे डच लैंग्वेजेस है। ठीक है। तो यानी क्या है? यहाँ पे लैंग्वेज को लेकर के डाइवर्सिटी है। लैंग्वेज को लेकर के डाइवर्सिटी है। एक और डाइवर्सिटी मैं आपको दिखा रहा हूं। देखिए यहाँ पे क्या है कि जब कैपिटल ऑफ बेल्जियम की बात करते हैं, ठीक है, कैपिटल ऑफ बेल्जियम की हम बात करते हैं, ठीक है, तो क्या दिख रहा है यहाँ पे? 80% फ्रेंच लैंग्वेजेस, 80% फ्रेंच लैंग्वेजेस। और जब हम डच की बात करते हैं तो 20% कौन सा लैंग्वेज है? डच लैंग्वेज। यानी कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। क्या है? दोनों एक दूसरे के यहाँ पर अपोजिट आपको देखने को मिलेगा। यानी कि हमें क्या दिख रहा है? वोलेनिया रीजन में 40% लोग फ्रेंच लैंग्वेज बोल रहे हैं और फ्लेमिश रीजन में 59% लोग डच लैंग्वेज बोल रहे हैं। लेकिन जब हम ब्रुसेल्स की बात करते हैं तो ब्रुसेल्स में हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि जो कैपिटल की बात कर रहे हैं तो कैपिटल में जो लोग हैं यहाँ पे 80% यानी कि 80% लोग फ्रेंच लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं और 20% डच लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं। यानी क्या देखा आपने कि जहां पे डच लैंग्वेज की बात कर रहे हैं कहीं पे ज्यादा है, कहीं पे कम है, तो कहीं पे ज्यादा है। कहीं पे 80% फ्रेंच लैंग्वेज वाले हैं तो कहीं पे 40% फ्रेंच लैंग्वेज वाले। यानी कि पहला डाइवर्सिटी आपको क्या दिख रहा है कि यहाँ पे कि लैंग्वेज के अकॉर्डिंग यहाँ पे कहीं ना कहीं डाइवर्सिटी बना हुआ है। और 1% लोग कौन सा लैंग्वेज यूज कर रहे हैं? जर्मन लैंग्वेज। 1% लोग, 1% अगर बात करें तो जो लोग है कौन सा लैंग्वेज यूज कर रहे हैं? जर्मन लैंग्वेज। यह जो एरिया आप देख रहे हैं यहीं पे जर्मन लोग आपको दिखेंगे जो जर्मन लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं। ठीक है। चलिए अब यहां पे क्या देखते हैं हम। देखिए क्या बोल रहा है? बेल्जियम इज ए स्मॉल कंट्री। क्या बोल रहा है? बेल्जियम इज ए स्मॉल कंट्री एंड सिचुएटेड यूरोप। तो बेल्जियम एक छोटा सा नेशन है जो कहां पर है? यूरोप में है। और इसके पॉपुलेशन की बात करें तो लगभग 1 करोड़ है। अगर इसके पॉपुलेशन की बात करें तो लगभग कितना है? 1 करोड़ है। और उसके बाद इस कंट्री का जो बॉर्डर है कहां कहां शेयर हो रहा है? फ्रांस में, जर्मनी में, लग्जमबर्ग में एंड नीदरलैंड्स में। याद रखिएगा ये जो बेल्जियम है इसका जो बॉर्डर है कहां कहां पे शेयर हो रहा है? तो याद रखिएगा फ्रांस में, जर्मनी में, लग्जमबर्ग में एंड नीदरलैंड्स में यह अपने बॉर्डर को शेयर कर रहा है। ठीक है। एंड क्या बोल रहा है ये? 59% ऑफ द पीपल लिविंग इन द कंट्री स्पीक डच। यानी कि 59% लोग कहां पे रह रहे हैं? अपने राष्ट्र में, अपने देश में रह रहे हैं, जिसमें इनका जो लैंग्वेज कौन सा है? डच। याद रखिएगा 59% लोग बेल्जियम में कौन सा लैंग्वेज यूज कर रहे हैं? डच लैंग्वेजेस। उसके बाद हम क्या देख रहे हैं? फ्रेंच इज द सेकेंड मोस्ट कॉमन लैंग्वेज।
और जब हम फ्रेंच की बात करते हैं तो फ्रेंच यहाँ का दूसरा कॉमन लैंग्वेज है, फ्रेंच यहाँ का दूसरा कॉमन लैंग्वेज है। एंड ब्रुसेल्स इज द कैपिटल ऑफ बेल्जियम, ब्रुसेल्स क्या है, इसका कैपिटल है, किसका, बेल्जियम का। एंड वेयर 80% ऑफ द पीपल स्पीक फ्रेंच एंड द रिमेनिंग 20% स्पीक डच, यानी कि दोनों क्या एक दूसरे के यहाँ पर अपोजिट आपको दिख रहा है, क्लियर। कहीं पे हमें दिख रहा है कि 59% लोग देश में रह रहे हैं, उनका लैंग्वेज क्या है, डच, ठीक है। तो दूसरा कॉमन लैंग्वेज हमें फ्रेंच दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे डाइवर्सिटी आपको देखने को मिल रहा है, और जहाँ पे डाइवर्सिटी होगा वहाँ पे क्लैश होगा, और ऐसा कंडीशन यहाँ पे क्रिएट होता है कि एक दूसरे के बीच क्या होता है, क्लैश हो जाता है। क्या यहाँ पर होता है, तो देखिए अब दोनों के बीच क्या होगा, टेंशन हो जाएगा। टेंशन किस बात के लेकर के होगा, देखिए टेंशन होता है इन द कंट्री वेयर क्रिएटेड ड्यू टू द डिफरेंस बिटवीन द डच स्पीकिंग एंड द फ्रेंच स्पीकिंग पॉपुलेशंस। एक साइड लोग डच बोल रहे हैं और दूसरी साइड फ्रेंच बोल रहे हैं, दोनों के बीच क्या होगा, दोनों के बीच अब टेंशन बढ़ जाएगा। टेंशन बढ़ने का क्या मतलब है, यानी कि तनाव बढ़ जाएगा कि भाई अब हम किसको प्रेफरेंस दें, डच वाले को दे या फ्रेंच वाले को दे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब जब ये प्रॉब्लम यहां पे स्टार्ट हुआ तो कहीं ना कहीं अब बेल्जियम का प्रॉब्लम पूरे नेशंस में फैल चुका है। अब कहीं ना कहीं यहाँ के गवर्नमेंट को ये तो लग रहा होगा कि भाई हम यहाँ पे कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशंस को लाएंगे, एक के लिए अगर प्रॉफिटेबल है तो दूसरे के लिए लॉस हो सकता है। यानी कि अगर बात करें कि अगर हमने पार्लियामेंट की बात करते हैं, अगर पार्लियामेंट में हमने सिर्फ डच वालों को रखा तो फ्रेंच वाले नाराज हो जाएंगे, और अगर हमने सिर्फ फ्रेंच वालों को रखा तो डच वाले नाराज हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये कंडीशंस क्या क्रिएट कर रहा है, ये कंडीशंस ये क्रिएट कर रहा है कि हमारे नेशंस में यानी कि बेल्जियम में यहाँ पे पावर का जो कॉन्सेप्ट वो इक्वल हमें नहीं दिख रहा है, जिस कारण से इन दोनों के बीच क्लैश हो रहा है ना, ये चीज हमें दिख रहा है। यानी पावर जब यहाँ पे नहीं दिखेगा तो दोनों के बीच कहीं ना कहीं एक ऐसा स्थिति क्रिएट हो जाएगा जहां पे दोनों एक दूसरे के साथ संघर्ष करते हुए हमें नजर आएंगे। लेकिन अब इसको चेंज कैसे करना, यहाँ पे एकोमोडेशंस इन बेल्जियम, अब बेल्जियम में क्या किया जा रहा है उसको हम ध्यान देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, द गवर्नमेंट इन बेल्जियम amended its constitutions 4 times between 1917 and 1993। मतलब यहाँ का जो गवर्नमेंट है, जो बेल्जियम का गवर्नमेंट है, उसने क्या किया, अमेंडमेंट किया कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी बार, 4 बार। कितनी बार अमेंडमेंट किया है, 4 बार, यानी कि 4 बार यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया है। कब से कब तक, 1917 से 1993 तक। एंड क्रिएटेड ए न्यू मॉडल ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि यहाँ पे क्या किया गया, न्यू मॉडल का एक गवर्निंग गवर्नमेंट यहाँ पे तैयार किया गया, जो क्या करेगा, सबको यूनाइट करने का काम करेगा। क्योंकि सरकार का काम क्या है, सरकार का काम यह है कि देश को एक साथ बनाए रखना, देश को यूनाइट रखना, ये सरकार का काम है। सेम बेल्जियम यहाँ पर कर रहा है। अब देखिए सेकेंड सिचुएशन हम देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। अब चेंजेस इन द बेल्जियम, तो सरकार ने क्या किया, सरकार ने यहाँ पे फटाफट सारी चीजों को चेंज किया, अमेंडमेंट किया। क्या अमेंडमेंट किया, ये क्वेश्चंस पूछा जाता है ना। क्या अमेंडमेंट किया, देखिए चेंजिंग इज द बेल्जियम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस, क्योंकि आपको पता है ना कि जिस देश में कॉन्स्टिट्यूशंस नहीं होगा, जिस देश में संविधान नहीं होगा, वह देश कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता है। आपके पास एग्जाम्पल है आज का पाकिस्तान, जान रहे कि वहां पे कॉन्स्टिट्यूशंस नहीं है ना, जिस कारण से वो हमेशा डिस्टर्ब रहता है। और प्रेजेंट टाइम का न्यूज़ आपको पता ही होगा कि हमारे जो भारतीय सेना है, यानी कि इंडियन नेवी की बात करें, एयरफोर्स की बात करें, या फिर हम अपने आर्मीज की बात करें, इन लोगों ने मिल करके इसे इतना मारा है, इतना मारा है कि मत पूछिए कितना मारा है। लेकिन मारा जबरदस्त तरीके से है, ठीक है। और अभी भी इनका अकड़ जो है वैसा का वैसा है, यानी कि रस्सी जल गया पर बल नहीं गया। क्यों, क्योंकि इनके पास क्या नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशंस नहीं है ना। ये भिखमंगों का देश है, जहां पे कॉन्स्टिट्यूशंस नहीं है वो भिखमंगे के देश में आते हैं। पहला नंबर पे पाकिस्तान है। तो वैसा ही यहाँ पे कुछ कंडीशंस क्या हो रहा है कि इन सारे जो चैलेंजेस है बेल्जियम का, उसको कैसे दूर करना है, ध्यान दीजिए। सबसे पहले क्या किया गया, सबसे पहले डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स शैल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो केंद्र सरकार है, वहां पे बोला गया डच और फ्रेंच का जो, यानी डच और फ्रेंच बोलने वाले जो लोग हैं, दोनों यहाँ पे इक्वल रहेंगे। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो बॉडीज है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो बनेगा यहाँ पे, उसमें क्या होगा कि दोनों लैंग्वेज के लोग, यानी कि डच के भी और फ्रेंच बोलने वाले लोग भी इसमें इंक्लूड हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या बोल रहा है, सम स्पेशल लॉ रिक्वायर द सपोर्ट ऑफ मेंबर्स फ्रॉम इच लिंग्विस्टिक ग्रुप्स, नो सिंगल कम्युनिटी कैन बी मेक डिसीजन
ठीक है, यानी ये बोल रहा है कि यहाँ पे कोई भी डिसीजंस क्या होगा ना, कोई एक गवर्नमेंट नहीं ले सकता है, यहाँ पे सब क्या है, यूनाइट है, जिस कारण से यहाँ पे कोई भी डिसीजन अगर लेना है तो यहाँ पर सब कोई मिल करके लेंगे। क्या बोल रहा है, कम्युनिटी कैन मेक डिसीजन, यानी कि कोई भी सिंगल ग्रुप्स यहाँ पे जो सिंगल लोग हैं यानी सिंगल पार्टीज यहाँ पर हैं, वे यहाँ पे डिसीजन नहीं ले सकते हैं। क्लियर, डिसीजन कौन लेगा यहाँ पे, डिसीजन की जब हम बात करते हैं, डिसीजन की जब हम बात करते हैं तो डिसीजन यहाँ पे कौन लेगा, पूरा का पूरा कम्युनिटी लेगा, जो एक साथ मिल करके यहाँ पे डिसीजन लेगा, यानी कोई एक गवर्नमेंट नहीं लेगा, सारे लोग मिल करके, चाहे डच हो या फ्रांस हो, दोनों मिल करके यहाँ पे क्या करेगा, कोई भी डिसीजन ले सकता है। क्लियर, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, द स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, एंड ब्रुसेल्स हैज द सेपरेट गवर्नमेंट इन विच बोथ द कम्युनिटीज हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशंस, यानी कि ये बोला गया है कि जो हमारा स्टेट गवर्नमेंट है, यहाँ पर जितने भी लोग आएंगे वे सब के सब अलग अलग कम्युनिटी के होंगे, और सेपरेट गवर्नमेंट की बात करें तो यहाँ पे जो बोथ गवर्नमेंट की हम यहाँ पर बात करेंगे, यानी कि अब यहाँ पे हम सेपरेट का जो कॉन्सेप्ट देखते हैं कहीं ना कहीं अब ये इन विच बोथ ऑफ कम्युनिटीज हैव इक्वल, यानी कि जो पावर है वो इक्वल यहाँ पर बांट दिया गया है, यानी कि अब क्या है ना कि जो भी अलग अलग कम्युनिटी के लोग हैं उनको भी हम क्या करेंगे, पावर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इससे क्या होगा, यहाँ पे इक्वलाइजेशन की ओर हम बढ़ते हैं। ठीक है, दूसरी चीज क्या है कि अब यहाँ पे जो स्टेट है, अब स्टेट की अगर हम बात करें, द स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो कहीं ना कहीं जैसे अगर हम बात करते हैं अपने इंडिया की ही बात करते हैं तो हमारे इंडिया में क्या है ना कि सेंट्रल के पास भी पावर है, स्टेट के पास भी पावर है ना, सेंट्रल यूनियन लिस्ट के थ्रू काम करता है एंड स्टेट अपने स्टेट लिस्ट के अकॉर्डिंग काम करेगा, लेकिन अगर दोनों मिलके काम करें तो उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं कंकरेंट लिस्ट बोलते हैं ना। तो वही चीज यहाँ पे है कि अब हमें क्या करना है, स्टेट और सेंट्रल में दोनों पावर में डिवाइड करना है और दोनों मिल करके काम करेंगे जिससे हमारा नेशन, हमारा राष्ट्र आगे बढ़ सके। क्लियर, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट देयर इज ऑल्सो कम्युनिटी गवर्नमेंट, यानी कि अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट किसको यहाँ पे बेनिफिट देगा, किसको यहाँ अपना हिस्सा बनाएगा, कम्युनिटी गवर्नमेंट को, यानी कि अलग अलग कम्युनिटी के लोग को भी हम यहाँ पे सपोर्ट करेंगे और ये कम्युनिटी गवर्नमेंट भी यहाँ पर हमें देखने को मिल सकता है या फिर मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, पावर शेयरिंग की। तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि ये जो हमारा पावर शेयरिंग है, ये जो हमारा पावर शेयरिंग है, इसका कॉन्सेप्ट हमने क्या देखा कि बेल्जियम में, ये जो बेल्जियम है यहां पे पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, जिस कारण से क्या हो रहा है कि अलग अलग कम्युनिटी के लोग, अलग अलग लैंग्वेज के लोग अब यहां पर यूनाइट होकर काम करेंगे, यानी कि एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको बोलते हैं फेडरलिज्म। अभी हमारा जो चैप्टर 2 स्टार्ट होगा सिविक्स का, उसको बोलते हैं फेडरलिज्म, जहां पे स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट मिलके काम करता है, दोनों को पावर दिया जाता है। तो सेम सिचुएशन यहां पर है कि एक साइड हमारा स्टेट गवर्नमेंट, दूसरी साइड हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, चलिए तो पावर शेयरिंग का एक सबसे अच्छा एग्जांपल क्या हमारे पास, बेल्जियम है। क्या है हमारे पास, बेल्जियम है। क्लियर, चलिए अब देखिए एक दूसरा नेशन हमारा है श्रीलंका, लंका में लंका, श्रीलंका, जी हाँ ये वही श्रीलंका है जहां भगवान श्री राम गए थे मां सीता को लाने के लिए और जहां पे रावण की हुई थी ठुकाई। चलिए नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पे श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन जान लेते हैं। श्रीलंका एक आइलैंड नेशन है, आपको याद है ना, श्रीलंका क्या हमारा एक आइलैंड नेशन है, क्योंकि दो हमारे पास आइलैंड नेशन है हमारे पड़ोसी में, एक हमारा श्रीलंका, दूसरा हमारा मालदीव है। ठीक है, तो श्रीलंका इज एन आइलैंड नेशन विच पॉपुलेशन मोर देन 2 करोड़, है ना। यहाँ का जो पॉपुलेशन है कितना है, लगभग 2 करोड़ के आसपास का यहाँ पे पॉपुलेशन है। फिर मोस्ट ऑफ द पीपल टू स्पीक सिंहालास, यानी कि जो श्रीलंका के लोग हैं कौन सा लैंग्वेज यूज करते हैं, सिंहालास के लैंग्वेज यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो पॉपुलेशन है तमिल लोगों का भी है। ठीक है, तमिल लोगों का भी यहाँ पे पॉपुलेशन है। द 2 सब ग्रुप्स ऑफ द तमिल स्पीकर्स, अब तमिल में भी क्या है ना, यहाँ पे कुछ डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, एक तमिल जो भारत से आया हुआ है, एक तमिल की बात करें जो भारत से आया हुआ है,
और एक तमिल जो पहले से रह रहा है। जो पहले से रह रहा है यानी इसका मतलब क्या है कि उसे ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा। जो पहले से रह रहा है, कहीं ना कहीं वो पहले से यहाँ रह रहा है तो वहाँ का एक अस्थाई मेंबर बन जाएगा, वहाँ अस्थाई हो जाएगा, वो एक परमानेंट वहाँ का एक कहीं ना कहीं सिटीजन बन जाएगा। और एक जो अभी अभी आया, किस चीज के लिए? काम करने के लिए, रोजगार की तलाश में यहाँ पर वह आया है। तो चलिए एक मैप के अकॉर्डिंग हम समझते हैं, थोड़ा सा फिर एक बार देख लेते हैं यहाँ पे क्या बोल रहा है। श्रीलंका आर नॉन एज द श्रीलंकन तमिल्स एंड द इंडियन तमिल्स। जो श्रीलंकन तमिल्स की बात करते हैं और यहाँ पे कौन सा है? इंडियन तमिल्स। यानी कि एक श्रीलंकन तमिल्स है जो तमिल लैंग्वेज यूज करते हैं, एक्चुअली ये इंडिया के थे, ये भारत के रहने वाले थे, लेकिन ये लोग कहाँ? ये लोग आ जाते हैं श्रीलंका में और बाद में ये श्रीलंकन तमिल्स कहलाते हैं, ठीक है ना। एंड अदर हमारा क्या है? इंडियन तमिल। मोस्ट ऑफ द सिहालास स्पीकर्स आर द बौद्धिस्ट। जितने भी सिहालास हैं वो कौन सा लैंग्वेज यूज कर रहे हैं? वे यानी कि बौद्धिस्ट को मानते हैं, बौद्धिस्ट रिलीजियस को वो फॉलो करते हैं। उसके बाद और जो तमिल्स हैं वो हिंदू और मुस्लिम हमें देखने को मिलेगा। लेस देन 7% ऑफ द पॉपुलेशन आर द क्रिश्चियन इन श्रीलंका। इस प्रकार आपने क्या देखा कि श्रीलंका में एक साइड जैनिज्म है, दूसरी ओर हिंदू है, फिर मुस्लिम्स है, एंड 7% हमारा कौन है? क्रिश्चियन है। तो ये हमारा क्या है? ये हमारा भाइयों डाइवर्सिटी है। क्या है हमारा? डाइवर्सिटी हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है हर चीज को लेकर के। चाहे अगर हम बात करें आपके लैंग्वेज को लेकर के, पॉपुलेशंस को लेकर के बात करें, ठीक है, या फिर हम रिलीजियस की बात करें, कहीं पे बौद्धिस्ट दिख रहा है आपको, फिर हिंदू मुस्लिम दिख रहा है, एंड फिर क्रिश्चियन आपको देखने को मिलता है। तो ये क्या है? ये डिफरेंस है यहाँ का। यानी कि यहाँ पे लोग कहीं ना कहीं अब आपस में टकराव होगा ना, क्योंकि अलग अलग कम्युनिटी के लोग हैं। और प्रेफरेंस किसको दिया जा रहा है? सिहालास को। किसको दिया जा रहा है? सिहालास को। अब इसको समझिए, यहाँ का जो एथनिक कंपोजिशन क्या कह रहा है कि 74% क्या है? सिहालास। 80% कौन है? तमिल स्पीकर, जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों आते, जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों आते हैं। एंड 7% कौन है? क्रिश्चियन। 7% कौन है? क्रिश्चियंस, ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। दूसरी चीज क्या है कि यहाँ पे जो तमिल के जो लोग हैं, तमिल के जो लोग हैं वे कहीं ना कहीं पहले से ही श्रीलंका में आकर के रह रहे हैं, इसलिए उनको श्रीलंकन तमिल्स भी कहा जाता है। और जो इंडियंस तमिल्स है जो यहाँ पर काम करने के लिए आते हैं, ठीक है, एज अ वर्कर्स है, ये यहाँ पे काम करने के लिए आते हैं, काम की तलाश में आते हैं। तो इस तरह क्या है कि यहाँ पे दो ग्रुप्स है, एक श्रीलंकन तमिल्स और दूसरा हमारा इंडियन तमिल्स यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या आपको दिख रहा है, चलिए इसको हटाइए। देखिए यहाँ पे क्या है? मेजोरिटिज्म। मेजोरिटिज्म की बात करते हैं तो श्रीलंका में किसका सबसे ज्यादा बहुमत है, यानी किसका सबसे ज्यादा मेजोरिटी है? जिसका मेजोरिटी होगा वही यहाँ पे गवर्नमेंट को तैयार करेगा, वही यहाँ पे क्या करेगा? गवर्नमेंट को तैयार करेगा। यानी कि श्रीलंकन क्या करेगा? यहाँ श्रीलंकन गवर्नमेंट यहाँ पे क्या करेगा? यहाँ पे सिहालास को फेवर्स करेगा, यानी कि सिहालास को सपोर्ट करेगा, क्योंकि पॉपुलेशन इसी का ज्यादा है ना। अब जब इसको सपोर्ट करेगा तो कहीं ना कहीं जो इंडियंस तमिल्स हैं उनको प्रॉब्लम क्रिएट होगा, उनको प्रॉब्लम होगा ना। तो ये दिक्कत हमें यहाँ पर दिख रहा है। फिर क्या हो रहा है कि 1956 में एक एक्ट को पास किया जाता है जिसमें सिहालास को ऑफिशियल लैंग्वेज माना जाता है। यानी कि 1956 में एक यहाँ पे बिल को, एक एक्ट को पास किया जाता है, एक बिल लाया जाता है, फिर वो एक्ट बन जाता है। ये इस एक्ट में क्या रहता है कि अब जो हमारा लैंग्वेज होगा वो कौन सा लैंग्वेज होगा? हमारा सिहाला लैंग्वेज क्या होगा? हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज होगा। कौन सा लैंग्वेज होगा? ऑफिशियल लैंग्वेज होगा, ठीक है। द गवर्नमेंट्स पॉलिसीज दैट फेवर्ड बाय द सिहालास। जितने भी गवर्नमेंट के पॉलिसीज हैं किसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे? जितने भी सिहालास हैं उसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। उसके बाद जो जॉब्स वगैरह वो किसको मिलेगा? वो मिलेगा गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह किसको मिलेगा? वो भी सिहालास को ही मिलेगा। यानी कि सबसे ज्यादा प्रेफरेंस सिहालास को, चाहे जॉब की बात करें, ठीक है, जॉब की बात करें या फिर किसी ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें, यानी जिसके पास सिहाला लैंग्वेज है, जो सिहालास ग्रुप्स के हैं, उनको सबसे ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो इस प्रकार आपने क्या देखा कि जो हमारा श्रीलंका है, ठीक है, अगर हम श्रीलंका की बात करें तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो न्यू गवर्नमेंट यहाँ पे आया, ठीक है, जो न्यू गवर्नमेंट यहाँ पे आया उसने क्या किया? पूरी तरीके से किसको यहाँ पर सपोर्ट किया? सिहालास को। और धीरे धीरे क्या होता है कि यहाँ पर एक कंडीशंस क्रिएट होता है। कंडीशंस क्या क्रिएट होता है कि अब सिहाला वर्सेस कौन चलेगा? यहाँ के तमिल्स। बहुत ज्यादा यहाँ पे क्या होता है, आपको यहाँ पर झगड़े दिखाई देंगे, क्लैश हो जाएगा, लोगों के बीच अनबन हो जाएगा। और ये कंडीशंस कंप्लीट खत्म कब होता है? लगभग 2009 में यह कंडीशंस जो है समाप्त होता है, ठीक है। क्योंकि इतने समय तक सोचिए 1995 से लेकर के 2009 तक ये प्रॉब्लम चल रहा है
ग्रुप्स को लेकर, सिहालास, इंडियन तमिल्स, या बौद्धिस्ट की बात करें, या फिर इधर हम इंडियंस एंड तमिल की बात करें, क्योंकि जो बौद्धिस्ट है वो श्रीलंकन्स है, वो सिहालास को सपोर्ट करेंगे। और दिक्कत किनको होगा? दिक्कत होगा यहाँ पे जो भी यहाँ पे इंडियंस तमिल्स है उनको यहाँ पे दिक्कत हो रहा है, ठीक है। अब पावर शेयरिंग के बारे में आपने क्या देखा, थोड़ा सा ध्यान देते हैं। अगर आपसे पूछा जा रहा है पावर शेयरिंग के बारे में, तो अभी आपने क्या देखा? पावर शेयरिंग में हमने यहाँ पे दो कंसेप्ट को देखा। एक हमने क्या देखा कि ये जो हमारा पावर शेयरिंग है, ये जो हमारा पावर शेयरिंग है, एक साइड बेल्जियम है, एक साइड बेल्जियम है, जिसका स्टार्टिंग भले ही खराब हो लेकिन एंडिंग बहुत अच्छा होता है, क्योंकि यहाँ पे फेडरलिज्म के कॉन्सेप्ट को लाया जाता है, ठीक है ना। दूसरी ओर श्रीलंका की जब हम बात करते हैं, दूसरी ओर जब हम श्रीलंका की बात करते हैं, ठीक है, जब हम यहाँ पे श्रीलंका की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? श्रीलंका की बात करते हैं, तो इसका स्टार्टिंग भी गड़बड़ था और कहीं ना कहीं इसका एंडिंग भी क्या है? गड़बड़ रहता है। यानी कि इसने क्या किया? इसने फेडरलिज्म के कॉन्सेप्ट को नहीं अपनाया। कहने का मतलब क्या है? पावर शेयरिंग का जो कॉन्सेप्ट है उसने इसको यहाँ पे स्टेब्लिश नहीं किया, जिस कारण से यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपस में लोगों का संघर्ष दिख रहा है, लोग मरते भी हैं, यहाँ पे सिविल वॉर छिड़ जाता है। श्रीलंका में क्या होता है? श्रीलंका में सिविल वॉर यहाँ पे छिड़ जाता है, लोग एक दूसरे को मारने लगते हैं, है ना। क्योंकि सीधी सी बात है कि भाई आप किसी भी चीज को लेकर के अपना राइट्स मांग रहे हो, कोई गलत थोड़ा कर रहे हो, राइट्स मांगना आपका अधिकार है, वो आपको चाहिए ही चाहिए। इस चीज को लेकर के यहाँ पे कहीं ना कहीं दिक्कत आपको दिखाई देता है। दूसरी चीज की अगर हम बात करें, अब ये जो पावर शेयरिंग है, ये पावर शेयरिंग का एक और कॉन्सेप्ट हमें दिखता है अपने भारत में। अपने इंडिया में इसका कंसेप्ट क्या दिखेगा आपको? अगर हम भारत की बात करें, अपने इंडिया की बात करें, तो इसका इंडिया सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। क्यों इसका इंडिया सबसे अच्छा एग्जाम्पल है? क्योंकि यहाँ पे जो पावर है, ठीक है, यहाँ पे जो पावर है, आप अगर देखिएगा तो यहाँ पे पावर शेयरिंग के कॉन्सेप्ट को एक साइड हमारा होता है एग्जीक्यूटिव, ठीक है, एक हमारा होता है एग्जीक्यूटिव, दूसरी ओर हमारा होता है लेजिस्लेटिव, एंड तीसरी ओर हमारा होता है जुडिशरी, ठीक है। ये हमारा पावर डिवीजन है, यानी कि फेडरलिज्म का ये कंसेप्ट है। एक क्या करता है? एक एग्जीक्यूटिव को फॉलो करता है। एक किसको फॉलो करता है? एक फॉलो करता है एग्जीक्यूटिव को, दूसरा लेजिस्लेटिव को, और तीसरा हमारा जुडिशरी को। आखिर ये होता क्या है एक बार देख लीजिए, उसके बाद फिर हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखेंगे। अगर हम आपसे पूछ रहे हैं एग्जीक्यूटिव की बात करें, ये सारे के सारे जो है फेडरलिज्म के कॉन्सेप्ट है। किसके कॉन्सेप्ट है? ये फेडरलिज्म के कॉन्सेप्ट है। ये जो एग्जीक्यूटिव हमारा होता है और ये जो हमारा लेजिस्लेटिव होता है, दोनों में क्या अंतर है? लेजिस्लेटिव किसी भी चीज पे क्या करेगा? उसमें अमेंडमेंट करने का काम करेगा। लेजिस्लेटिव का काम क्या होता है? अमेंडमेंट करना। और पावर को एग्जीक्यूट कौन करता है? प्रेसिडेंट। पावर को एग्जीक्यूट कौन करता है? प्रेसिडेंट। बट इस पावर को एक्ट बनने के लिए जो बिल लाया जाता है उसका प्रोसेस कौन करता है? लेजिस्लेटिव। यानी कि आपको पता है कि पार्लियामेंट में जो हमारी असेंबलीज है, चाहे लोकसभा राज्यसभा की बात करें या लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करें या काउंसिल्स की बात करें, तो ये सब क्या काम करता है? बिल्स को लाता है, क्योंकि देश में कानून व्यवस्था को लागू करना है, लॉ को लागू करना है। तो उसके बाद जब ये बिल यहाँ से पास होकर के प्रेसिडेंट के पास जाता है तो वो एक्ट बन जाता है। अब ये एक्ट पूरे देश में लागू होता है। यानी कि पावर को लेकर के काम कौन करेगा? लेजिस्लेटिव। एग्जीक्यूट कौन करेगा? हमारा प्रेसिडेंट, ठीक है ना। उसके बाद जब ऐसा अगर कंडीशंस क्रिएट होता है कि आपको न्याय नहीं मिल पा रहा है, आपको जस्टिस नहीं मिल पा रहा है, तो यहाँ पे एक जुडिशरी के कॉन्सेप्ट को भी यहाँ पर लाया गया है, जिसको हम न्यायालय व्यवस्था कहते हैं, ठीक है ना। एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड हमारा जुडिशरी, ये सब हमारे इंपॉर्टेंट रीजंस हैं, इंपॉर्टेंस फेडरलिज्म के पार्ट्स हैं। इस चीज को याद रखना है। तो इस तरह आपने क्या देखा? इस तरह आपने देखा कि पावर शेयरिंग का कंसेप्ट एक नेशंस के लिए अच्छा है, तो दूसरे नेशंस ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया, तो उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है, ठीक है। दूसरी बार हमने क्या देखा कि अब जो पावर शेयरिंग का कॉन्सेप्ट है, यानी कि एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी का कंसेप्ट हमारे देश में दिखता है, यानी कि फेडरलिज्म हमें यहाँ पर दिखता है। तो सिविक्स का जो दूसरा चैप्टर हम देखेंगे उसका नाम है फेडरलिज्म, जहाँ पे पावर शेयरिंग के कॉन्सेप्ट को हम देखते हैं, ठीक है। तो कैसा लगा क्लास? इस पे कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। धन्यवाद।